नमस्कार, पाठशाला की वीकेंड क्लास में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। वीकेंड की क्लास में आज मोदी योगी का वो फॉर्मूला जो पूरे हिंदू समाज से खुलकर कह रहा है, उन्हें बता रहा है, उन्हें आगाह कर रहा है कि बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो महफिल कोई और सजाएगा। मोदी योगी के हिंदुओं से इस अपील का सबसे पहला रिजल्ट तो हरियाणा में ही आ गया, जहां बीजेपी ने ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जीत दर्ज की है। इस लाइन का इंपैक्ट जब चुनावी रिजल्ट में दिखा तो समझ में आया कि बॉस, कांग्रेस को तो हवा तक नहीं लगी थी कि मोदी योगी का यह मैसेज हिंदुओं में कितना असर कर गया है, और इसलिए इस लाइन से विपक्षी नेताओं की बेचैनी बढ़ी हुई। कुछ विपक्षी नेता तो कह रहे हैं कि ऐसे बयान एक प्रधानमंत्री, एक मुख्यमंत्री की जुबान से शोभा नहीं देते। वाह भैया, जब आप जातिवादी राजनीति को लॉन्च करके लोगों को भड़काते हो तो वो ठीक, और अगर कोई नेता यह कहे कि हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए तो वो गलत। आज एक्स्ट्रा क्लास में यही आपको बताऊंगा कि कैसे मोदी योगी ने हिंदुओं को तोड़ने के सपने का तोड़ निकाल दिया है। सबसे पहले ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। देश और देश के अंदर ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री रहने का मतलब ही नहीं बनता जो इस टाइप की भाषा को इस्तेमाल करते हैं। अगर बटोगे तो कटोगे क्या मतलब बनता है? अब लिख लो, अगर कोई सोचे कि जाति जनगणना को रोका जा सकता है या 50% बैरियर को रोका जा सकता है, मैं आपको बता रहा हूं वो सपने देख रहा हूं। अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। मोदी, हम तुझसे डरने वाले नहीं हैं। अरे हम वो हैं मोदी जो सिर्फ अल्लाह से डरते। हरियाणा के परिणामों ने किस किस को चिंता में डुबोकर चकरघिन्नी बना दिया है, पूछिए। हिंदू बटा तो क्या घटा और हिंदू एकजुट हुआ तो क्या हुआ, परिणाम सबके सामने। यही सबसे बड़ी चिंता उस विपक्ष की जिसने जाति वाला मायाजाल फैलाकर करीब 3 महीने पहले ही लोकसभा चुनावों में बीजेपी को 240 सीटों पर समेट दिया था। अब तो बस ईवीएम के बहाने वाला खंबा है और शिकायतों की लंबी फहरिस्त। तो क्या विपक्ष के हिंदुओं को बांटो फार्मूले का काउंटर मिल गया? मोदी योगी का बटोगे तो कटोगे मंत्र हिंदुओं को समझ में आ गया? आखिर हिंदू एकजुटता की लाइन से क्यों घबरा रहा है विपक्ष? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब आगे समझने और जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले उस बयान को सुनना जरूरी है जो समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क का है, जो फिलहाल सीएम के बटोगे तो कटोगे वाले फॉर्मूले से बेहद आहत हैं। इस प्रदेश और देश के अंदर ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री रहने का मतलब ही नहीं बनता जो इस टाइप की भाषा को इस्तेमाल करते हैं। अगर बटोगे तो कटोगे क्या मतलब बनता है? मैं पूछना चाहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय इस चीज पर ध्यान दे कि अगर इस प्रदेश के मुख्यमंत्री की सरकार की भाषा ऐसी होगी तो जो यहाँ पर माइनॉरिटी के अंदर जो लोग हैं, जो मुस्लिम समाज हैं, वो अपने आप को सुरक्षित कैसे महफूज करेंगे? तो सवाल बर्क साहब के इसी टाइप के बयान को लेकर है कि ऐसी कौन सी बात कह दी सीएम योगी ने जिससे ये इतने पीड़ित हो गए। अगर मोदी योगी हिंदू एकजुटता की बात करते हो तो इसमें गलत क्या है? क्या ये बात ढकी छुपी है कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम यादव वोट बैंक के खास फार्मूले को साध कर ही सत्ता की मलाई काटती रही है? अब जरा ये समझने की जरूरत है कि सीएम योगी ने अगर बटोगे तो कटोगे बात कही तो इसके पीछे वजह क्या थी। दरअसल बीजेपी कहती है कि 2024 लोकसभा चुनावों से लगातार विपक्ष का मकसद है हिंदुओं में जाति भेद को बढ़ाना,
क्योंकि अगर हिंदू जाति में बटे तो फायदा होगा। इसलिए पिछड़ों और दलितों को भड़काना, आरक्षण के मुद्दे पर झूठ फैलाना और हिंदू वोट बैंक में बिखराव करने की कोशिश हुई। अब लिख लो, अगर कोई सोचे कि जाति जनगणना को रोका जा सकता है या 50% बैरियर को रोका जा सकता है, मैं आपको बता रहा हूं वो सपने देख रहा है। ये होगा ही होगा, इसको रोका नहीं जा सकता है। ना जाति जनगणना रुकेगा, ना सोशो इकोनॉमिक सर्वे रुकेगा, ना इंस्टीट्यूशनल सर्वे रुकेगा। ऑर्डर आ गया है, जनता से ऑर्डर आ गया है। अब आपको प्रधानमंत्री जी को यह बात एक्सेप्ट कर देनी चाहिए और ऑर्डर लागू कर देना चाहिए, और अगर नहीं करेंगे तो फिर दूसरे प्रधानमंत्री करेंगे। तो जो जातियों में हिंदू समाज को बांटे वो ठीक, जो मुसलमानों से जाति न पूछे वो सेकुलर, और जो हिंदुओं से जाति में न बंटने की अपील करे वो कम्युनल। ये चित भी मेरी और पट भी मेरी वाला दांव आज का नहीं है। बीजेपी कहती है कि आजादी के बाद से इसी जाति में बांटो वाले फार्मूले पर कांग्रेस ने 50 सालों से ज्यादा वक्त तक इस देश में राज किया। कांग्रेस हमेशा बांटो और सत्ता पाओ के फॉर्मूले पर चली है। कांग्रेस ने बार बार ये सिद्ध किया है कि वो एक गैर जिम्मेदार दल बन गया है। वो अभी भी देश को बांटने के लिए नए नए नैरेटिव गढ़ रही है। कांग्रेस समाज को बांटने का फॉर्मूला लाती रहती है। तो क्या ये दो सूत्र हिंदुओं को जाति में बांटने वालों की मंशा पर भारी साबित हुए? सवाल यह कि आखिर हिंदुओं के एक होने वाली लाइन से विपक्ष के पेट में इतनी मरोड़ क्यों उठ रही है? क्यों जातीय भेद फैलाने वाले खेमे में इतनी बेचैनी बढ़ी हुई है? दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने कई जुमले उछाले, जैसे संविधान खतरे में है, मोदी आए आरक्षण खत्म कर देंगे, यही सब। लेकिन ऐसे जुमले और नैरेटिव कारगर साबित हुए लिमिटेड। इंडी गठबंधन को सत्ता तो नहीं मिली, लेकिन वो शर्मनाक हार से बच गया। वहीं यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को जाति भेद वाले फॉर्मूले से सीटें मिल गईं, जो खुद उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। हिंदू जाति में बटा और समाजवाद के नाम पर मुस्लिम यादव समीकरण साधने वाली समाजवादी पार्टी को दलित समाज का भी साथ मिल गया। लेकिन जब सीएम योगी ने कहा कि बटोगे तो कटोगे, तो यह सूत्र हिंदुओं को जोड़ने वाला साबित होता दिखा। कम से कम हरियाणा ने तो विपक्ष के जाति भेद वाले जहरीले फॉर्मूले को सिरे से नकार दिया, और यही वजह है कि इंडी गठबंधन के नेताओं के होश उड़े हुए। अब तो संघ से लेकर पीएम मोदी और सीएम योगी तक सब एक सुर से इसी फॉर्मूले के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सच यही है कि बीते 10 सालों में सधे हिंदुत्व एकता के सूत्र ने विपक्ष के बने बनाए जाति भेद और एक मुस्लिम वोट बैंक के समीकरण को खंड खंड किया है। सेकुलरिज्म के नाम पर वोट बैंक के तुष्टीकरण और हिंदुओं को बांटने वाला विपक्षी फार्मूला इतनी कोशिशों के बाद भी लगातार फेल हुआ। ब्रांड मोदी प्लस हिंदुत्व प्लस विकास का मतलब है विपक्ष की हार, और इसकी काट के तौर पर जो फार्मूला राहुल गांधी और इंडी गठबंधन लेकर उतरा वो है हिंदू माइनस जाति, जिसका मतलब है विपक्ष की जीत। तो हिंदू को संगठित होना पड़ेगा। जो हालात बना दिए हैं वोट के सौदागरों ने, कोई माई गॉव और कोई ई गॉव बना दिए हैं, वोट के सौदागरों ने हमें इतना नुकसान किया है कि आज कई इलाकों में हिंदू कहने में भी डर लगता है। इंडी गठबंधन और उसके नेता ये आरोप बीजेपी पर लगाते रहे हैं कि हिंदुओं को भड़काकर बीजेपी सत्ता की राजनीति करती है।
लेकिन चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव या ममता बनर्जी या कोई इंडी गठबंधन का दूसरा नेता, सबके ऊपर आरोप मुस्लिम तुष्टीकरण के लगते रहे हैं। अब ताजा मामला देखिए। कर्नाटक के हुबली में 2022 में हुए दंगे का केस वहां की कांग्रेस सरकार ने वापस ले लिया। आरोपों के मुताबिक इस दंगे में समुदाय विशेष की करीब 158 लोगों की भीड़ ने न सिर्फ पुलिस बल पर लाठियों और पत्थरों से जानलेवा हमला किया था, बल्कि इसमें कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए थे और सरकारी और निजी वाहनों को भी तहस नहस कर दिया गया था। अब इस केस के कांग्रेस सरकार की तरफ से वापस लेने के बाद बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट करते हुए लिखा कि कानून और पुलिस विभाग के विरोध के बावजूद कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने पुराने हुबली पुलिस स्टेशन दंगा मामले को वापस ले लिया है। उन्होंने आगे लिखा कि ये कुछ और नहीं बल्कि कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की नंगी राजनीति है। वोट बैंक के तुष्टीकरण का ये खेल डंके की चोट पर होता रहा है और ऐसा ही एक खेल करीब 12 साल पहले यूपी में हुआ था, जब यूपी में अखिलेश की सरकार थी। तब तत्कालीन अखिलेश सरकार ने 2012 में आतंकियों पर से केस वापस लेने की कोशिश की थी। 7 मार्च 2006 में वाराणसी, फैजाबाद और लखनऊ में सिलसिलेवार धमाके हुए थे। 2012 में तत्कालीन अखिलेश सरकार ने केस वापस लेने की अर्जी दी थी। इस पर तर्क टिप्पणी करते हुए हाई कोर्ट ने पूछा था कि क्या आतंकियों को पद्म भूषण से नवाजना चाहती है यूपी सरकार। सवाल यही है कि दंगाइयों और आतंकियों पर से केस हटाना क्या सेक्युलरिज्म है और हिंदुओं को एकजुट होने की बात कहना सांप्रदायिकता। बीजेपी कहती है कि एक तरफा धर्मनिरपेक्षता का राग देश के बहुसंख्यक समाज ने सबसे ज्यादा झेला है, अपने आराध्य देव स्थानों की आहुतियां देकर और फिर जातीय राजनीति का दंश झेलकर और इसी आधार पर बंटकर। तो क्या यही वजह है कि अब बीजेपी और संघ मोदी योगी के हिंदू एकता के मंत्र को लेकर ज्यादा मुखर दिख रहे हैं? क्या कोई कह सकता है कि हरिद्वार कौन सी जाति का है? क्या हमारे 12 ज्योतिर्लिंग किसी जाति के हैं? क्या इस देश के कोने कोने में स्थापित 51 शक्तिपीठ किसी जाति के होते हैं? इस देश के चारों दिशाओं में रहने वाला जो अपने आप को हिंदू मानता है, वो इन सब बातों को अपना मानता है। राज्य की सीमाएं हमारे अंदर भेद निर्माण करने नहीं कर पाती, नहीं कर सकती। वैसे जन्म के आधार पर प्राप्त जो भी स्थिति है वो भी हमारे अंदर भेद को निर्माण नहीं कर सकती। जो भारत जोड़ने निकले थे, जो मोहब्बत की दुकान का शिगुफा छेड़ रहे थे, उनकी मोहब्बत और एकता के सूत्र कितने सेलेक्टिव थे, क्या ये देश समझ चुका है? क्या मोहब्बत सिर्फ एक मजहब के लिए थी और नफरत हिंदू एकता के लिए? मीडिया के आप, नाम क्या आपका? हाँ, आप शिव प्रसाद जी हैं। आपके मालिक का क्या नाम है? आपके मालिक का क्या नाम है? क्या नाम है? नाम बताओ, नाम बताओ। ओए मारो मत यार, मारो मत उसको, मारना नहीं है, मारना नहीं है। नाम बताओ उसका। आप छोड़ो अपना कैमरा कहीं और ले जाओ, चलो। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, लेकिन तुम पिछड़े हो कि क्या? नाम क्या है तुम्हारा? नहीं, नाम बताओ इनका क्या है? नाम बताओ। हाँ, मिश्रा जी। अरे मिश्रा जी, कुछ तो शर्म करो। अरे कुछ शर्म करो यार, पत्रकारिता करो यार, पत्रकारिता करो। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे। फिर से सुनो, नरेंद्र मोदी जी दिल्ली का, सुनो भैया, मैं बहुत गहरी बात बोल रहा हूं। आपका लोगों का, आप सब लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। सुनो सुनो सुनो, मैं जो बोल रहा हूं। तो मोहब्बत की दुकान में रेसिपी क्या जातीय नफरत की थी?
ऐसे बयानों के छिलके अब उतरने लगे हैं। कम से कम हरियाणा ने तो यही बताया। सच ये है कि इंडी गठबंधन पर सीधे आरोप लगते हैं कि ये मुस्लिम तुष्टीकरण करता है, हिंदुओं को जाति में बांटने की साजिश करता है, हमास हिजबुल्लाह से प्रेम दिखाता है ताकि मुस्लिम वोटर्स का भरोसा जीत सके, लेकिन बांग्लादेश में हिंदू नरसंहार पर चुप्पी साध लेता है क्योंकि इससे मुस्लिम वोट के खिसकने का खतरा है। मतलब राहुल गांधी दिन रात जाति जाति कर रहे हैं तो वो देश हित में है, और मोदी योगी अगर हिंदुओं से एकजुट रहने की अपील कर दें, जाति में न टूटने के लिए कह दें, तो देश टूटने लगता है। इनके हिसाब से गजब ही हिसाब है। जाति वाला भेद खत्म नहीं होना चाहिए क्या? ये तो वही लाइन है जो लाइन संपूर्ण क्रांति के दौर में जयप्रकाश नारायण ने दी थी। भाई जाति विहीन समाज का कॉन्सेप्ट तो यही था ना। यही बात तो योगी, मोदी या फिर संघ के नेता कह रहे हैं। तो दिक्कत क्या है विपक्ष को? दिक्कत क्या है मैं बताता हूं। दिक्कत इसलिए इनको हो रही है क्योंकि अगर हिंदू एक हुआ तो कभी समाजवाद, साम्यवाद और सामाजिक न्याय के नाम पर चलाया जा रहा हिंदुओं को तोड़ने और वोट बैंक के तुष्टीकरण वाला सत्ता सूत्र फेल हो जाएगा। इसलिए बेचैनी बढ़ी हुई है इंडी गठबंधन के खेमे, क्योंकि यह बात उनको भी मालूम है कि मुसलमान बल्क में वोट तो दे रहा है इंडी गठबंधन को, लेकिन उसकी बल्क वोटिंग भी अकेले सत्ता तक पहुंचा नहीं पा रही, और इसलिए बिना मोदी का हिंदू वोट बैंक तोड़े मोदी का रास्ता रोकना संभव नहीं होगा। यह बात और साफ दिख गई जैसे ही हरियाणा का रिजल्ट आया। जहां हिंदू नहीं बटा तो कांग्रेस के साथ कांड हो गया। हरियाणा में 28% जाट बिरादरी ने बीजेपी को वोट दिया, तो वहीं 35% जाटव समाज के लोगों ने बीजेपी को समर्थन दिया। दलित जातियों में 47% बीजेपी के पाले में रही, 51% ब्राह्मण वोटर भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे। राजपूत समेत अन्य सवर्ण जातियों में से 59% भगवा पार्टी के साथ रहे, तो 37% गुर्जर समाज के लोगों ने बीजेपी को समर्थन दिया। वहीं 21% सिख वोटर्स ने भी बीजेपी को वोट किया। आज पूरा देश देख रहा है कि कैसे कांग्रेस हमारे समाज में जाति का जहर फैलाने पर उतर आई है। जो लोग चांदी नहीं, सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए, जो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी 5 स्टार लाइफ जीते आ रहे हैं, वो गरीब को जाति के नाम पर लड़वाना चाहते हैं। विपक्ष ये बात बखूबी जानता है कि अगर सत्ता का वनवास खत्म करना है और अपने परिवारों की राजनीतिक विरासत को बचाए रखना है तो हिंदुओं को जाति में बांटना जरूरी है, क्योंकि उसके लिए चिंता दूसरे तरफ से पड़ते एक मुश्त वोट की नहीं है। वो जहां भी पड़ते हैं एक मुश्त पड़ते हैं, एक तरफा पड़ते हैं, और वो इसलिए भी पड़ते हैं क्योंकि बीजेपी हिंदू एकता की बात करती है और सेकुलरिज्म के नाम पर वोट बैंक तुष्टीकरण का विरोध करती है। मसलन हरियाणा में भले ही बीजेपी जीती हो, पर सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से जीतने वाले उम्मीदवार का नाम है मम्मन खान। ये वही मम्मन खान है जिसे नूह में हुई हिंसा भड़काने की साजिश के तहत गिरफ्तार किया गया था। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार मम्मन खान ने फिरोजपुर झिरका सीट से बीजेपी के उम्मीदवार को 98,441 वोटों से हराया। इस इलाके की 79% आबादी मुस्लिम है। यहां तक कि हरियाणा का मुस्लिम बेल्ट कहे जाने वाले नूह जिले की 3 सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई। यानी साफ है मुसलमानों ने एक मुश्त वोट कांग्रेस को दिया। क्या कोई कह सकता है कि हरिद्वार कौन सी जाति का है? क्या हमारे 12 ज्योतिर्लिंग किसी जाति के हैं? क्या इस देश के कोने कोने में स्थापित 51 शक्तिपीठ किसी जाति के होते हैं? इस देश के चारों दिशाओं में रहने वाला जो अपने आप को हिंदू मानता है, वो इन सब बातों को अपना मानता है। राज्य की सीमाएं हमारे अंदर भेद निर्माण नहीं कर पाती, नहीं कर सकती। वैसे जन्म के आधार पर प्राप्त जो भी स्थिति है वो भी हमारे अंदर भेद को निर्माण नहीं कर सकती। तो कांग्रेस हो या इंडी गठबंधन की कोई दूसरी पार्टी, उसे दिक्कत या परहेज मुसलमानों को भड़काने वाले चेहरों या उनके बयानों से नहीं है। दिक्कत इस बात से है कि मोदी योगी हिंदू एकता की बात क्यों कर रहे हैं,
क्यों वो जातियों की सीमाओं को तोड़कर हिंदुओं को एकजुट होने की बात करते हैं? सीएम योगी चुनावी मंचों से सीधे सपाट भाषा में दो टूक कहते रहे हैं कि बंटने की गलती अब आगे नहीं करनी है। कोई ऐसी गलती मत कर देना कि जो आपस में बंटे। याद रखना, बंटे तो कटे, ये कभी नहीं होने देना है। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। तो क्या मोदी योगी के हिंदू एकजुटता वाले नारे ने असर किया? फिलहाल तो ये कह ही सकते हैं, लेकिन अभी दो और रण बाकी हैं, एक महाराष्ट्र का और दूसरा झारखंड का। महाराष्ट्र में तो पिछले दिनों एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी इंडी गठबंधन में शामिल होने का एप्लीकेशन दे चुके हैं। महाराष्ट्र में 79% हिंदू आबादी है, जबकि 11% मुस्लिम आबादी है। ईसाई, बौद्ध और अन्य धर्मों की आबादी 10% के आसपास है। कांग्रेस को लगता था कि बस हम अपने ताकत पर, अपने बलबूते पर जीतेंगे तो सत्ता में और कोई भागीदार नहीं चाहिए। मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव लड़ा है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से लड़ा है। हारी हुई बाजी बीजेपी ने जीत ली, ये मान्य करना पड़ेगा। और कांग्रेस तो जीत रही थी, लेकिन बीजेपी आ गई। उनकी यंत्रणा है, उनका एक सिस्टम है, उनका एक मैनेजमेंट है, उनको मानना पड़ेगा। महाविकास आघाड़ी के लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस को अहंकार हुआ था, कांग्रेस फेक नैरेटिव फैला रही थी, कांग्रेस जाति में बैर पैदा कर रही थी। इसलिए वहाँ की जनता ने विकास को अपनाया और ये निगेटिव और फेक नैरेटिव को नकारा है। लोकसभा चुनावों में इंडी गठबंधन की जाति वाले दांव ने असर दिखाया था और कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी। लेकिन अगर हरियाणा वाली एकजुटता का मोदी योगी मंत्र यहां चला तो राहुल एंड पार्टीज का महाराष्ट्र विजय का स्वप्न टूट सकता है, खासकर तब जब इंडी गठबंधन में नो एंट्री के साइन के बाद महाराष्ट्र के समर में ओवैसी को मजहबी लाइन पर खुला खेल खेलने का मौका दे दिया जाए। वैसे भी वक्फ कानून को लेकर ओवैसी आग लगाने जमीन पर कूदे हुए हैं। मेरे भाई होशियार और चौकन्ना रहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अगर आपसे कहेगा, हमसे कहेगा कि इस बिल के खिलाफ हमको एहतजाज करना है, तो क्या आप पुरअमन एहतजाज के लिए तैयार हैं? आप एहतजाज के लिए तैयार हैं? हाथ उठाकर बताइए कि आप एहतजाज के लिए तैयार हैं। और नारा लगाइए मेरे साथ, ताकि मोदी को मालूम हो जाए कि तुम्हारे इस बिल को हम रिजेक्ट करते। नारे तकबीर, नारे तकबीर। इसमें कोई शक नहीं कि एक तरह से सीएम योगी के बटोगे तो कटोगे वाले सूत्र ने एक बड़ी लाइन बीजेपी को दी। तो विपक्ष की जाति भेद वाली राजनीति का काउंटर अब शुरू हो चुका है। मोदी योगी का हिंदू एकजुटता वाला मंत्र अब आगे के राजनीतिक रण में कितना दमदार होगा, ये सवाल असल है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।